अभी छात्रों की गूंज कोटा में जाकर राहुल गांधी जी ने संवाद करा डिस्ट्रेस स्टूडेंट से। ठीक, जब जहां आज 12 साल बाद भी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की उतनी ठीक है, 10 सेकंड हो गए, वो आके जनता से हो गए निगत जी, 10 सेकंड आपके हो गए मैडम। मैं तो एक समय ये भी जानता था, हमारी बहन निगत आती थी तो वो बिंदी लगा के आती थी, अब कांग्रेस में है तो बिंदी भी नहीं लगाती है। ठीक है, मत लगाए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है व्यू। सुनिए, गलती राहुल गांधी की नहीं, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीखी ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के 2 टुकड़े कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी बहन निगत ही कहती थी एक समय पर कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस केवल जो है मुसलमानों को एक हथियार बनाती है और इस्तेमाल करके थ्रो कर देती है। अब मुझे पता है कि निगत के पास कोई जवाब इसका नहीं है, ना अंसारी का है। लव जिहाद के बारे में भी उन्होंने बोला, लव जिहाद के बारे में कैथोलिक चर्च ने बोला। इस पे तो बोलना पड़ेगा आपको भाई। दया दिखाओ मुझ पे दया दिखाओ मिस भाई। मैं क्या बोलूं, कितना समेटूं, कितने रायतों को समेटूं। बस बख्श दो, हम लोगों को बख्श दो। हमारे 3 हैं, बस इस 3 के सहारे 29 तक हमारी नैया पार करा दो, इतना ही आशीर्वाद हमें दो। समाजवादी पार्टी भी चुनाव हार रही है लेकिन टूट नहीं रही है ना समाजवादी पार्टी। कहां टूटी समाजवादी पार्टी? अरे वो नहीं टूट रही है तो क्या करूं, मेरी क्या गलती है? आज नहीं टूट रही है, कल शायद टूट जाए, तो जो टूट जाए या न टूट जाए उसमें मैं क्या करूं अमित भाई। मैं कुछ कहने लायक अब नहीं बचा हूं। मैं शांत हूं, मैं मौन हूं, मैं सिर्फ जो देख रहा हूं उसको बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरी स्थिति तो वही उस महाभारत के संजय की तरह है कि देख के आपको सुना सकता हूं, न युद्ध लड़ सकता हूं, न मेरे हाथ में नेतृत्व है और न तो मेरी कोई सुनता है, तो मैं क्या करूं बताओ। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट। ये टीना जी, इनसे कहिए प्रिंसिपल रेवन्ना के ऊपर भी बोल दिया करें, उसके हाथ मजबूत करने वाले लोगों को मजबूत करती है ये। मित्रों, प्रिंसिपल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए और ये आसाराम के हाथ मजबूत कीजिए। इनसे कहिए कि उसके ऊपर भी सवाल उठा लें। भारत की महिला सुरक्षित नहीं है, और पता नहीं है कैसी महिला है, मैं तो जानता नहीं हूँ महिला मतलब कैसी महिला है मतलब। नहीं, अजय वर्मा जी प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। ऐसे ओपन एंडेड कमेंट्स महिलाओं के लिए मत दिया कीजिए। कितनी घटिया सोच आपकी, इनसे बोले माफी मांगे, एक चाटा कान के नीचे लगेगा ईश्वर, तो मतलब समझा दूंगी दुबे को भी। नहीं प्लीज कहना औकात में रहे। नहीं, इनका नाम अजय वर्मा है। दुबे जी ने नहीं बोला, गजनी तो नहीं है, गजनी मतलब दुबे जी शी इज ऑन कैमरा प्लीज, शी इज एंग्री क्योंकि उनके लिए ऐसा बोला गया, इनडायरेक्टली किसी महिला के कैरेक्टर पे होगा। नहीं, आपने नहीं बोला, दुबे जी ने नहीं बोला, मत बोलिए। दुबे जी ने नहीं बोला, अजय वर्मा जी ने बोला। माफी मांगे, उनको बोला माफी मांगे। माफी क्या, उन्होंने आपको नहीं बोला। टिके, आप ये मान रही है कम से कम, ठीक है? मैंने कहा कि मेरे विधायक टिके ही ना, आपके नहीं मैम, आपके मतलब इंडिया अलायंस के, इंडिया अलायंस के, इंडिया अलायंस के। मैं आरजेडी की प्रवक्ता। अरे इंडिया अलायंस के कंचना जी, आपको भी पता है 22 से 28 हो गए ना बीजेपी के, ये 6 कहां से आए? 22 से 28 हो गए ना, 6 कहां से आए? आपके अलायंस से ही आए ना, अलायंस से। अच्छा, जिसके गए, अच्छा ठीक है। शिवम, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट परिमल नाथवानी जो समर्थित थे वो खड़े हुए थे। 24 कुल मिलाकर वोट हो रही थी, 28 चाहिए थी। कहा जा रहा है सामने 3 पार्टियां हैं, जेएमएम ने ऑलरेडी कह दिया था। हमारे सामने जो थे वो लेफ्ट थी, आरजेडी थी, कांग्रेस थी। आप अपने आप तय कर लो भैया किसने क्रॉस वोटिंग करा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और चीज बताता हूं अमन जी, आमतौर पर क्या होता है कि जब क्रॉस वोट होता है तो वहां पर खड़े हुए एजेंट को तो पता ही होता है, जो एजेंट वहां पर इमीडिएट पार्टी का होता है। कमाल की बात है ना, लेफ्ट की तरफ से कोई बोल रहा है, ना आरजेडी की तरफ से कोई बोल रहा है, ना कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है। अरे किसने दिया बता तो दो। ये दिल्ली में ही आके सारा एजेंडा प्रोपेगेंडा होता है, ये बिजनेसमैन है, ये धन्ना सेठ है, या अंबानी अडानी के लिए सरकार बिक गई, और चुपचाप वहां जाकर वोट डाल दिया। कहां डाला, किसको डाला, किसने डाला, और आप अपने लड़कर बता रहे हैं। ये सारे के सारे फर्जीवाड़े, ये सारे के सारे भाजपा को मदद करते हैं इनडायरेक्टली। आज का मुद्दा होना चाहिए, मैं बड़े विनम्रता से आपको कहता हूं। आप पारसी हो? अरे चल रहा ना, आपका सर्टिफिकेट को मैं टॉयलेट पेपर, आपने खुद बोला है चैनल पे, आपने खुद चैनल पे बोला कि मैं पारसी हूं। मुसलमान क्यों कहते हो आप भाई पारसी हो? अरे ये तो ईसाई भी पढ़ देगा, ये तो ईसाई भी पढ़ देगा, ये तो पारसी भी पढ़ देगा। बीच में नहीं बोलता हूं मैं, सेतु को मैं तो हिंदू भी पढ़ रहा है। आपने खुद टीवी पर बोला है कि मैं पारसी हूं। अगर आप कहते हैं पारसी है, आप ये नेतृत्व करते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, कितना प्रताड़ित है।
पूरे शो में जो भी बोल रहा है आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। व्यक्तिगत बातें सुनोगे। रुक जाइए रशीद साहब, आप नहीं, ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? हम अरे आप कौन है सर, बैठ के सबको सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? किसी और का सर्टिफिकेट पसंद नहीं आ रहा है? ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? रुक जाइए रशीद साहब, आपने टोका क्यों नहीं इनको? ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? क्या हम मौलाना है कि नहीं? आपको क्यों लग रहा है आपकी बात हो रही है? एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना मदरसे से बनता है, ये मदरसों के मुखालिफ है। अरे रुक जाइए रशीद साहब, ये क्यों सर्टिफिकेट देंगे? कौन मौलाना है, कौन मौलाना नहीं है? आज अमित शाह ने सर्टिफिकेशन कर ये बता दिया कि ये स्प्लिट उन्होंने इंजीनियर की थी, तो स्प्लिट तो उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने सब आर्किटेक्ट है वो, अमित शाह है, जमा लेंगे, जमाने में उनके से कोई वो नहीं है। एकाधिकार, एक पक्ष और तानाशाही राजनीति में अच्छी नहीं रहती। ये सत्ता बदल जो हो रहा है ये धन बल से हो रहा है और पार्टियां तोड़ी जा रही है, उसके लिए शहजाद पूनावाला आप जिम्मेदार हो, आपकी शहजाद पूनावाला। ये जब 2019 में मोदी जी और फडणवीस जी का फोटो लगा के वोट लेकर पूरी पार्टी चली गई थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तब क्या था? वो सत्ता बदल किस लिए की थी? सत्ता की लालच के लिए ही ना। ऐसी सत्ता की लालच थी कि किस प्रकार से पिताजी के सभी विचारों को त्याग दिया, सावरकर जी को त्यागा, राम मंदिर को त्यागा, हिंदुत्व को त्यागा और सोनिया सेना बन गए। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आजम खान से कोई नाराजगी नहीं है ना? कोई नाराजगी नहीं है ना आजम खान से? अरे भाई कोई नाराजगी नहीं, आपको तो बना दीजिए सीएम चेहरा उनको। क्या आपने मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी के अलावा किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? आप बोलिए, मुझसे पूछ नहीं तो समाजवादी फिर बताएगी किसको चुनेगी? आपकी तभी तो आपको प्रवक्ता है ना समाजवादी पार्टी की, तभी तो पूछ रही है। ये सवाल आप बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे। मांग ही नहीं है किसी तरीके की, आपके यहाँ तो मांग की जा रही है ना। मैं पूछूंगी, अगर बीजेपी का प्रवक्ता बैठा होता तो जरूर पूछ लेती। नहीं पूछेंगे आप मुझे नहीं बताइए किससे डरना है, क्या डरना है, किसी से नहीं डरते आप। आप हकलाने लगेगा मेरी बात। कोई हकला नहीं, आप हकला रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने पूछा आजम खान को क्या बनाएंगे सीएम चेहरा, आपने कहा हम नहीं बता सकते। कैसे नहीं बता सकते? आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हकलाइए मत बीजेपी के नाम से आप हकलाइए क्या है? कहाँ हकला रही हूँ? अनुराग जी, भाषा को थोड़ा सा नियंत्रण दीजिए, कभी भी कुछ भी मत बोल दिया कीजिए। आप रनिंग कमेंट्री मत करिए, मुझे पता है एजेंडा चला रही है, लेकिन मुझे कौन सा एजेंडा चला रही हूँ? कौन सा एजेंडा? आप दब रहे हैं तो आपका एजेंडा चला रही हूँ, कोई आपके साथ नहीं है तो आपका एजेंडा चला रही हूँ मैं। बिल्कुल एजेंडा चला रही हूँ। मुझे बताएंगे आप एजेंडा चला रही हूँ कि नहीं चला रही हूँ? बता रहा हूँ, आपके मुंह पे बोलो आप एजेंडा। मतलब मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थू। आप सुनिए, जो भी आपके विरोध में बोले वो सब आवाजें आप कान बंद कर लीजिए, तब सुधरिएगा नहीं। लेकिन फिर भी यानी कि दलित कम्युनिटी को पूरे भारत में अगर पब्लिक प्लेसेस पर कहीं जाने से रोका गया है तो वो उत्तर प्रदेश में रोका गया है। यह आपकी सरकार की एनसीआरबी ने कहा है, तो ये किसी से छुपा नहीं है सुधांशु जी, ये किसी से छुपा नहीं है कि हाईकोर्ट ने कहा कि लॉ कैन नॉट बी अ टूल टू हैरेस पीपल। उत्तर प्रदेश के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये किसी से छुपा नहीं है। जो इन्होंने बात कही, कहा एनसीआरबी ने लिखा है कि सबसे ज्यादा जब सिर्फ दलितों को उत्तर प्रदेश में जाने से रोका जाता है। भरत भाई साहब, आपके द्वारा इस जंग की एब्सर्ड बातों की मैं अपेक्षा नहीं करता। एनसीआरबी सिर्फ आंकड़ा देता है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, इसलिए ऐसी बात बोलने से अवॉइड करना चाहिए आपको। मतलब आपके हिसाब से 96% उत्तर प्रदेश में। अब सुनिए, इसका मतलब 96% उत्तर प्रदेश में, तो फिर बाकी सारे भाजपा शासित राज्यों को आपने आरोप से मुक्त किया। बोलिए हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। पता ऐसा एब्सर्ड आंकड़ा नहीं देना चाहिए कि 96% उत्तर प्रदेश में, मतलब कुछ आकर पता नहीं कहां। अरे भाई, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, कोई चीज वेरीफाई करिए, कॉन्टेक्स्ट और उसके साथ बोलिए। हवा में आके कोई भी आंकड़ा ऐसे फेंक के मत जाइए। अगर हिंदू तलवारें लेकर निकल पड़ा तो मुसलमान डिफेंस में तो आएगा, और डिफेंस में जिहाद करना वही जिहाद है। लेकिन क्यों निकलेगा हिंदू तलवार लेकर? अगर मदनी साहब को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मुल्क में जिहाद जैसे हालात हैं, तो मदनी साहब के 10 बेटे हैं, 2-4 वो जिहाद के लिए मैदान में उतार दें। कौन सी दिक्कत की बात है? मदनी साहब को जिहाद का ऐलान करना चाहिए और अपने बेटों से शुरुआत होनी चाहिए जिहाद की। रशीदी साहब, अगर यहाँ का 100 करोड़ हिंदू तलवार लेके खड़ा होगा तो आप जैसे लोग जो ये कई इंच की टोपियां लगा करके घूम रहे हैं ना, घरों से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ का हिंदू अमन पसंद है, यहाँ का हिंदू शांति पसंद है, यहाँ का हिंदू दंगा नहीं चाहता है, यहाँ का हिंदू प्यार चाहता है, यहाँ का हिंदू अमन चाहता है। इसलिए 2-4 लोगों की बातें आप यहाँ बैठ करके टीवी पे सारे हिंदू को दोष नहीं दे सकते कि हिंदू ऐसा कर रहे हैं, हिंदू वैसा कर रहे हैं। इस मुल्क में 4 लोगों की बातें नहीं उठाई है, 2-4 लोगों की बातों का क्या मतलब है? हिंदू ने लाठी उठाई है ना, हिंदू ने दंगे के लिए आवाज क्या मतलब है? आपके जिस तरह के बयानात होते हैं, आप मजबूर करना चाहते हैं कि हिंदू लोग उत्साह में आए। अरे सुनिए, इधर सुनिए, वीडियो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं टीवी पर बैठ कर। आप इस मुल्क के 100 करोड़ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 करोड़ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। He never said that. He said आजादी से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी। मैं आपको बस करेक्ट कर रही हूँ, प्लीज कंटिन्यू। करेक्ट नहीं, आप मैडम सुन के आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो उन्होंने वहां पर भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू कौन होते हैं हमको बाहर निकालने वाले। Exactly. हम बाहर निकालेंगे। Exactly. हिंदू कौन होते हैं हमें बाहर निकालने वाले, ये बिल्कुल सही बयान है। लेकिन मुझे आश्चर्य है, जो लोग इस तरह की दलील दे रहे हैं उनसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं। संविधान के माध्यम से तो आपको अधिकार चाहिए, आपको अधिकार चाहिए संविधान के अनुसार, और जब कर्तव्य निभाना हो तो आपका सरिया आगे आ जाएगा। कि हमारा सरिया इसको नहीं कहता जी, हमारे मजहब नहीं कहता जी। तो जब देश के प्रति कर्तव्य निभाना होता है तो सरिया है, और देश से अधिकार चाहना होता है तो संविधान। ये दोहरा चरित्र जो है, हाँ मैं इसी को कहता हूं, ये दोहरा चरित्र जो होता है यही मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन का कारण। जी को बताइए ना, विचारधारा क्या होती है? विचारधारा पकड़ के रखिए। बीजेपी तो कितने वर्ष नहीं रही सत्ता में,
बीजेपी क्यों नहीं ऐसी टूटी? एक आध कोई नेता क्या होगा, पर बीजेपी ऐसी सुन तो दीजिए ना भाई। तो कांग्रेस को किसने तोड़ा जब बीजेपी थी नहीं? 50 से लेकर पढ़ के बताऊं क्या? कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, बीजेपी के पास कार्डर बेस्ड, विचारधारा बेस्ड पार्टी, तो विचारधारा जोड़ के रखती है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की विचारधारा क्या है? ये वही कांग्रेस है जो बोलती थी किशोर तिवारी और उद्धव ठाकरे को जेल डालो मुंबई राइट्स के लिए। कृष्णा रिपोर्ट बनाई थी, याद है ना किशोर जी? आपको तो याद है, इनको तो नहीं याद, नए नए एनालिस्ट है, आप तो पुराने खिलाड़ी है। कृष्णा रिपोर्ट में बाला साहब ठाकरे जी का वोट कटवा दिया था। अच्छा, बाला साहब ठाकरे जी ने भी बोला था एक बार कि मुस्लिम का वोट ही नहीं होना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? सामने में एडिटोरियल है। और ये है महान मुस्लिम लीग के साथ नीचे अलायंस केरलम में, फिर वहां बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ और उद्धव सेना के साथ, और ये बोलते हैं हम सेकुलर है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, लास्ट 10 सेकंड, मैं आखिरी में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि चलिए आज क्लैरिफाई कर देते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी बाबरी जो ढांचा गिरा उसका दुख मनाती है या उद्धव सेना की तरह गर्व मनाती है? ये कांग्रेस पार्टी मंद मंद मुस्कुरा रही है। रोज ये लोग जो है इबादत करते हैं कि हाँ ये उद्धव सेना टूट जाए। तो किशोर जी, आप तो कांग्रेस से एक तरफा इश्क कर रहे हो, इनका तो अलग ही मकसद है, इनका मकसद अलग है, आप क्या एक तरफा इश्क निभा रहे हो? एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। How many times Prime Minister Modi has been equated to Lord Vishnu, कल की अवतार? पूनम जी, भगवान परशुराम के नाम के अंदर राम आता है, राम जी, जिनके अस्तित्व पर सवाल किसने उठाए थे? सोनिया जी ने तो अब बैटरी ऑफ लॉयर्स पेश हुए थे कांग्रेस पार्टी के लिए, अस्तित्व पूछा गया था राम जी का, कहा गया था वो पुल नहीं है वहां पर श्रीलंका और भारत के बीच में। They are today portraying Rahul Gandhi as Lord Parshuram ji, who do not have the guts, who do not have the bhavna, na dharm ki bhavna, to go and even pay obeisances at the Ram Mandir. They have nothing. They hate Ram Prabhu Ram ji. They have questioned his existence, and today they are depicting Rahul Gandhi, who is working against his own country. Parshuram ji ने कब भारत के खिलाफ काम किया था? Rahul Gandhi goes to USA, UK and says that Indian democracy. Ma'am, can you please control this lady? She didn't interrupt you. Give her the civility to finish. I'll come back. She can say whatever she wants. She said. And you'll have your time, Ms. Acharya, to make your rebuttal. Let her finish, please. She didn't interrupt you. As an anchor, you allow such things. Because I allowed you as well. I didn't interrupt you either, did I? तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? I am wishing him happy birthday. You are. Why should I wish him happy birthday? See, the Congress spokespersons are still living in the times of Indira Gandhi. They think that this is the emergency period that has been run by Indira Gandhi, and they can control every other party leaders and their spokespersons, either put us to jail. Yeah, they will control. But she's going to decide what is rubbish and what is not rubbish. I don't need a certificate from a woman who has no shame to. Sure, let's come back. Let's come back to the subject at hand. No, this is very important. I have been called, my views and facts have been called rubbish by a woman, and why does she expect me to wish Rahul Gandhi, a man who has never stood up for the women of his own party, whether it was Priyanka Chaturvedi, Ankita Datta, or me sitting in front of you? Why should we wish that man? Basically, double standard is such that this person is not even speaking, uttering a word against the theft which happened in Ram Temple. Poonam ji, I don't need sermons from a woman whose party says that the Ram Mandir is the Bharatiya Janata Party Mandir. तो हमारा मंदिर है, वो हमारी प्रॉब्लम है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप अपना काम से काम रखिए। A man who has lost 90 elections, उसकी पूजा करो, जो करना है करो। कभी-कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। Karan, what do you think has changed about Annamalai? Isn't this for votes? So Pranesh, I remember being on your show when Annamalai decided to part ways with the BJP, and I said that we need more nationalist alternatives. It should not be the monopoly of the BJP. I said so. But I was also skeptical because I remember on 23rd February earlier this year, Annamalai said that Periyar was a champion of social justice and Bharat needed him at that time. I mean, that's when the alarm bells should have gone actually, because in no way can you ever appreciate a man who wanted a different nation, Dravida Naidu, who was writing letters to Jinnah, who has broken Ganesh Murtis, who has said that Tamil was an uncultured language, and who's literally called for genocide of Brahmins. In no way can you ever call him a champion of social justice. So that there was the earliest sign. So what next for Annamalai? I can bet my last buck that very soon you will hear Annamalai repeat this trope that we people in South, we pay so many taxes. What do we get in return from the center? Because these are the typical statements coming from all these Dravidian parties. And I wanted Annamalai to be a lease of fresh air. So ironically, Pranesh, on 5th March 2023, Annamalai went against the DMK government saying they are ill-treating the North Indian migrants here. And the then DMK government filed an FIR and put in place the strictest charges, booked him under section 153, 505, 295. That's what they did. That's Annamalai, Pranesh, Annamalai of 2023, who fought this case saying that the North Indians are being treated badly. And today we have an Annamalai who says that North Indians are responsible for the crimes. So just contrast that and see what a decline. I leave it to the judgment. तो ये तो था एक और नया वीडियो। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं और
पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोस हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।